नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज डिस्कशन थोड़ा लेट हो गई, सॉरी, लेकिन देखो आज सुबह सुबह इतनी खुशी हुई। हमारी जो महिला हॉकी टीम है ना, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया की महिला हॉकी टीम ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची हो। रैंकिंग देखो, इंडिया की टीम 9वें नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे नंबर पे, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। न्यूज़ तो वैसे देखो आपने देख ही ली होगी। ये देखो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल इसलिए है क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। मतलब कल जो इंडिया की मैन टीम है हॉकी की, उन्होंने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। उम्मीद कर रहे थे, वो पहले पहुंचे हैं। जो मैन हॉकी टीम है वो 49 ईयर्स के बाद पहुंची है। लेकिन आज का ये महिला हॉकी का मैच था ना, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। तो उसी प्रकार से देखो, कभी भी तैयारी में ना कॉन्फिडेंस लूज कभी भी मत करना। ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स तो मॉक में दोस्त से काफ़ी कम है, ग्रुप में मेरे मार्क्स सबसे कम हैं, मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। देखो, सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दो और अपने पास्ट स्कोर से अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव करते जाओ। और एग्ज़ाम का जो दिन है ना, वो टोटली अलग है, याद रखना हमेशा। 3 इश्यूज़ आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये ए साइकिल ऑफ लो ग्रोथ वाला। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के कमज़ोर होने से संबंधित। ये जो चौथा आर्टिकल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला, इसे हम संडे एडिटोरियल, जो साइंस वाला एडिटोरियल होता है, उसमें शामिल करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, अपना जो दूसरा चैनल है सुमित वाला, उस पर सुबह एक वीडियो पब्लिश हुई थी कि कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ें, मतलब प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करें पढ़ने में। अगर आपको लगता है कि इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स चाहिए तो ये वीडियो देख सकते हो दूसरे चैनल पे, अदरवाइज जस्ट इग्नोर दिस। और अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? देखो, कोविड-19 के बाद अभी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये क्लेम कर रही हैं कि सरकार को अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लॉकडाउन अब खुल चुका है और एकदम से इकोनॉमी जो है अपने आप से रिवाइव कर जाएगी। इस कैटेगरी के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एग्जाम्पल देते हैं ग्रेट डिप्रेशन का। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद भी विभिन्न देशों की जो इकोनॉमी है वो अपने आप रिवाइव कर गई थी। तो उसी प्रकार की सिचुएशन फिर से पैदा होगी। कुछ सरकार को करने की आवश्यकता नहीं है। बट देखो, इसके विपरीत आज जो राइटर हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, वो कहते हैं देखो भैया, ग्रेट डिप्रेशन के बाद सिचुएशन अलग थी। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसके बाद डिमांड जनरेट हुई थी। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वार में हथियारों की आवश्यकता थी, बड़े स्केल पे हथियारों का निर्माण हुआ, डिमांड ज़्यादा हुई, इस वजह से अपने आप इकोनॉमी ठीक हो गई। यूएसए ने देखो सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट बेशक किया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से यूएसए को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि फ़ायदा हुआ। क्योंकि डिमांड जो जनरेट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, उस डिमांड को पूरा कर सका यूएसए, और यूएसए की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। तो राइटर यही कहना चाहते हैं कि देखो, ग्रेट डिप्रेशन के बाद तो डिमांड जनरेट हो गई थी ना, लोगों को गुड्स की आवश्यकता थी, लेकिन अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। कोविड-19 की वजह से जो विभिन्न देशों की इकोनॉमी खराब हुई है, अब डिमांड अपने आप से जनरेट नहीं होने वाली है। विभिन्न सरकारों को प्रयास करना होगा डिमांड जनरेट करने के लिए। ज़्यादातर देश इस बात को समझते भी हैं, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारा पैसा पंप किया है अपने अपने देशों की इकोनॉमी में, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और वो उस पैसे का इस्तेमाल करें मार्केट में चीज़ों को खरीदने के लिए, डिमांड जनरेट हो गुड्स की। लेकिन इंडिया ने अभी तक कुछ खास किया नहीं है देश की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए। वैसे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे काफ़ी फोकस कर रही है, एटलीस्ट दूसरे देशों में माल भेजा जा सके। लेकिन देखो, इसमें भी काफ़ी दिक्कतें हैं। एक तो माल भेजने का जो खर्चा है दूसरे देशों में, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, यानी फ्रीट कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। कंटेनर उपलब्ध नहीं है माल भेजने के लिए, ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो कम कॉम्पिटिटिव है। रुपए की वैल्यू मजबूत हुई है,
दूसरी करेंसीज के मुकाबले में। और देखो जब करेंसी ज़्यादा मजबूत हो जाती है ना, फिर एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो जाता है। ये देखो सिंपल सा मैथ है। मान लीजिए अभी फ़िलहाल $1 की वैल्यू है 70 रुपीज़ और ₹1 में एक पेन आता है। तो यूएसए में डिकैप्रियो नाम का पर्सन बैठा है, तो वो इंडिया से पेन इंपोर्ट करता है। तो वो $1 में कितने पेन इंपोर्ट कर पाएगा? 70। लेकिन मान लीजिए करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब रुपया मजबूत हो जाता है डॉलर के मुकाबले में। $1 60 रुपीज़, तो रुपया मजबूत हो गया। तो अब पेन की कीमत तो वही है, ₹1 एक पेन। तो वही डिकैप्रियो इंडिया से जब पेन मंगवाएगा तो दूसरे केस में कितना मंगवा पाएगा? 60। तो उसको पहले केस में फ़ायदा हो रहा है जब रुपये की जो वैल्यू है वो कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले में। तो इसलिए जब रुपया मजबूत होता है तो एक्सपोर्टर्स को इससे घाटा होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, इकोनॉमी देखो अपने आप से रिवाइव इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि इन्फ्लेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से बढ़ी हुई है, जैसे फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। अब देखो पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़ते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दाम बढ़ जाते हैं सर्विसेज के। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान की सप्लाई करना महंगा हो जाता है। तो फ्यूल के दाम जब बढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट सभी गुड्स एंड सर्विसेज के दाम पर असर पड़ता है। दूसरा, कुछ कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं क्योंकि उनकी कमी है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए दाम बढ़े हुए हैं। देखो पिछले साल इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई थी, कोविड-19 की महामारी के कारण लॉकडाउन्स लगा था तो इकोनॉमी श्रिंक हो गई थी। तो इस साल ग्रोथ रेट पिछले साल की अपेक्षा कर तो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब हम ग्रोथ रेट मेजर करेंगे ईयर टू ईयर बेसिस, तो पिछले साल तो कमी थी ना, श्रिंक हुई थी इकोनॉमी, तो बेस ईयर ही कम है। हम कंपेयर ही पिछले साल से कर रहे हैं जब ग्रोथ रेट कम थी, तो उससे कंपेयर करेंगे तो इस साल तो बढ़ेगी ही ना। लेकिन कोविड-19 से पिछले वाले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस साल ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं रहने की, ये राइटर कहना चाहते हैं। एक तरफ ग्रोथ रेट कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ये सिचुएशन तो देखो काफ़ी ख़राब है। इस सिचुएशन को देखो स्टैगफ्लेशन का नाम दिया जा सकता है। प्री में आपने पढ़ा भी होगा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब लो ग्रोथ रेट, हाई प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया जाता है राइटर के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स का। चूँकि देखो अब इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ी हुई है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मार्केट से पैसों को खींचेगा, और पैसों को खींचने के लिए क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट्स को टाइट करेगा। इंटरेस्ट रेट्स को टाइट करना मतलब रेपो रेट, इन सब रेट्स को इंक्रीज करना। इनसे होगा क्या? इंडिविजुअल को, किसी उद्योगपति को, कंपनी को, एमएसएमई को लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंकों से। अब देखो लोन देंगे नहीं बैंक, तो बल्कि ग्रोथ रेट पर और भी ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो और भी कम होंगी अगर लोन नहीं मिलेगा आसानी से इंडिविजुअल्स को, उद्योगपतियों को। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना। देखो एक मूवमेंट होती है मिन्स्की मूवमेंट। राइटर कहते हैं इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी जो है मिन्स्की मूवमेंट के तीसरी स्टेज पर है। क्या है ये 3 स्टेजेस मिन्स्की मूवमेंट की? देखो इस मूवमेंट को डिफाइन किया गया था हाइमैन मिन्स्की के द्वारा, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने कहा था बैंकर जब लोन देते हैं ना, तो पहली स्टेज में तो बैंकर फॉर एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लोन देते हैं कि लोन कहीं डूब ना जाए। फिर आती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में ये बैंकर ट्रस्टवर्दी लोगों को, मतलब ऐसे लोग जो ट्रस्टवर्दी हैं, जिनकी मार्केट में रेपुटेशन है, जो लोन को चुका सकते हैं, ऐसे लोगों को आसानी से लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में ये जो बैंकर होते हैं वो अंधाधुंध लोन दे देते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जब एसेट प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। एसेट प्राइस जैसे बॉन्ड की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं, प्राइसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बैंकर अंधाधुंध लोन दे देते हैं। ये भी नहीं देखते कि जिसको लोन दे रहे हैं वो वापस चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाएगा, कुछ नहीं देखते, वो अंधाधुंध लोन दे देते हैं और इससे उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंडिया मिन्स्की मूवमेंट के तीसरे स्टेज से अभी गुजर रहा है। बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और इनको पैसों की आवश्यकता होगी। सरकार इनको पैसे देगी नहीं क्योंकि सरकार के पास खुद के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो बैंक डूबना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी की वजह से, इसी फेनोमेनन की वजह से पिछले 2 सालों में काफ़ी सारे जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेल हुए हैं।
तो ये हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए जो राइटर के द्वारा दिए गए हैं अपना पॉइंट साबित करने के लिए कि सरकार को स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रेट डिप्रेशन की तरह अपने आप से रिवाइव नहीं होगी, सरकार को स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो 1 अगस्त से 7 अगस्त का जो हफ्ता है हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिसेफ के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये देखो मोस्ट इफेक्टिव तरीकों में से एक है बच्चे की हेल्थ और मदर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा बच्चे का जो जन्म हुआ है उस बच्चे की हेल्थी ग्रोथ और ऑप्टिमल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए और 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही होनी चाहिए। और 6 महीने के बाद बच्चे की उम्र जब 6 महीने हो जाती है उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ सेमी सॉलिड सॉलिड और सॉफ्ट फूड जो है वो बच्चे को दिया जा सकता है। समझ गए? 6 महीने की उम्र के बाद सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉफ्ट फूड के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दी जा सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की? एक तो देखो बच्चे की जो इम्यूनिटी है स्ट्रॉन्ग होती है, डिजीज़ आसानी से नहीं होते, इन्फेक्शन आसानी से नहीं होता बच्चों को अगर ब्रेस्ट फीडिंग सही से होती है शुरुआती दिनों में। एलर्जी, कैंसर, मोटापा, ब्रेन न्यूट्रिशन ये चीज़ें भी जो हैं वो एड्रेस होती हैं। उसके बाद मदर की हेल्थ के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान मोटापा आ जाता है तो बच्चे के जन्म के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो मदर का भी जो वेट है वो काफ़ी तेज़ी से कम होता है और बच्चे के जन्म के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी कमी आती है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर ये सब नहीं होता। बच्चे में डायरिया, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो अर्ली दिनों में होता है वो भी अवॉइड होता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से होती है। इसके बाद इससे ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का आईक्यू इंप्रूव होता है, डायबिटीज़ और मोटापे संबंधित जो बीमारियां हैं वो नहीं होती। अब इसके बाद देखो लांसेट जो एक मेडिकल जर्नल है इसके अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग से ग्लोबल इकोनॉमी में $300 बिलियन की वैल्यू को ऐड किया जा सकता है। अब आपके मन में आया होगा कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो ब्रेस्ट फीडिंग से जब इतनी सारी बीमारियां बच्चों को नहीं होंगी तो इलाज पे कम खर्चा आएगा। बच्चे जब बड़े होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे और देश की इकोनॉमी में, मतलब यहाँ तो ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और इतनी सारी जो डेथ्स हो जाती हैं वो कम होंगी अगर ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से होती है। तो अगर देखो डेथ्स कम होंगी तो मतलब ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वो काम करेंगे और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब समझ गए कि ब्रेस्ट फीडिंग से कैसे वैल्यू ऐड होगी इकोनॉमी में। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न्स। लेकिन देखो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पिछले कुछ सालों में कम हुई है। आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते। बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती 12 हफ्तों तक तो देखो मदर और बेबी दोनों काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग से एडजस्ट होते होते 14 दिन लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे के जो फादर है उनकी आवश्यकता होती है सिचुएशन को संभालने के लिए। लेकिन हमारे देश में जो पैटर्निटी लीव है वो सिर्फ 15 दिन की मिलती है, फादर को लीव सिर्फ 15 दिनों की मिल सकती है। तो यहाँ पर जो कमी है कानून में उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के फायदों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन ने यूनिसेफ के साथ मिलकर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इस्टेब्लिश किया। अब ये वीक हर साल अगस्त के पहले हफ्ते में ऑब्जर्व किया जाता है, उसी से संबंधित हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया ने भी एक एक्ट बनाया था 1992 में, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स फीडिंग बोटल्स एंड इन्फेंट फूड्स एक्ट 1992। डीएम के जो पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु की, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था मैटरनिटी लीव को तमिलनाडु में एक्सटेंड किया जाएगा 12 मंथ्स तक, यानी 1 साल तक। अभी कितनी है? 26 वीक्स। तो ये तो हमने बात की अभी क्या इनिशिएटिव्स विभिन्न गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए हैं और क्या करने की आवश्यकता है।
पेरेंट्स को और ज़्यादा अवेयर करो, उनकी काउंसलिंग करो, ब्रेस्ट मिल्क बैंक से इस्टेब्लिश करो, और एक जो इक्विपमेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क पंप इक्विपमेंट सस्ता उपलब्ध करवाओ, ताकि गरीब से गरीब जो मदर है वो इसे अवेल कर सके, अफोर्ड कर सके। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ऑफिसेज में और दूसरी जगहों पर भी एक्सक्लूसिव फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि मदर्स आसानी से अपने बच्चों को दूध पिला सके। नेक्स्ट है पैटर्निटी लीव, यानी फादर को जो लीव मिलती है अभी सिर्फ 15 दिनों की मिलती है, इसे एक्सटेंड किया जाए 12 से लेकर 16 हफ्तों के बीच में। लास्ट में सरकार को और ज़्यादा फंड्स एलोकेट करने की आवश्यकता है पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया, इन सबको अवेयरनेस कैंपेन में शामिल करने के लिए। कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्री है। ऑलरेडी सरकार हेल्थ की तरफ काफ़ी कम खर्च करती है, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान दिया जाता है तो काफ़ी सारे डिजीज से बच्चों को बचाया जा सकता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो अवेयरनेस है वो मदर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। सोशल, कल्चरल और जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए। कोविड-19 की महामारी की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग कम हुई है, लेकिन अब समय आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश में डेमोक्रेसी के कमज़ोर होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? स्वीडन का एक वी डैम इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अपनी हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 जारी की। इन्होंने कहा कि इंडिया ने ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है वो खो दिया है। इंडिया डेमोक्रेसी के मामले में सीरा लियोन, ग्वाटेमाला, हंगरी, इन सब देशों से भी नीचे हैं। अब इसके बाद देखो जनरल पॉइंट्स हैं कैसे वर्ल्ड के विभिन्न देशों में जो डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर हो रही है। नंबर 1 है सोशल इमरजेंसीज। सोशल इमरजेंसीज मतलब देखो जब किसी देश में सोशल फैब्रिक गड़बड़ाता है, विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न आइडेंटिटी के लोगों के बीच नफरत पैदा होती है, तो मतलब वो सोशल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। दूसरा, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब इनइक्वालिटी की जब बात है, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात नहीं है, कल्चरल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, वो सब भी इंक्रीज हो रही है। जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो बेसिक एमिनिटीज़ जैसे हेल्थ, एजुकेशन, उन सबको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो वो डेमोक्रेसी में अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रही हैं। नेक्स्ट, जो डेमागोग लीडर्स हैं उनका चलन बढ़ रहा है। डेमागोग लीडर्स मतलब वो लीडर्स जो मुद्दे की बात नहीं करते, बिजली, पानी, सड़क, वो ऐसे इश्यूज़ की बात ज़्यादा करते हैं जो जनता को इमोशनल बना देते हैं। यार एक तो पीछे खट खट खट। तो ये जो जनता के जो इमोशनल इश्यूज़ हैं ना, उनको ज़्यादा एड्रेस करते हैं। अब जनता को जब इमोशंस में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, उनके इमोशनल एस्पेक्ट से जब खेला जाता है, तो फिर जनता भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछती, और यही लीडर्स चाहते हैं। इसीलिए डेमागोग लीडर्स का जो चलन है वो बढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट है इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइफेक्टिव है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, अब कुछ रीजन्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो गए, जैसे हमारे देश में कुछ स्टेट्स ज़्यादा डेवलप हो गए, कुछ पिछड़ गए। कुछ लोगों को लाभ ज़्यादा मिला देश की राइजिंग इकोनॉमी का, मतलब जब 90s में देश की इकोनॉमी ग्रो हुई थी, कुछ लोगों को ज़्यादा लाभ मिला और कुछ को बिल्कुल ही नहीं मिला, तो जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है उस फेज़ को। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट फेलियर। गवर्नमेंट देखो फेल हो रही है गवर्नेंस में, ये देखने को मिला म्यांमार में, थाईलैंड में। जब देखो गवर्नमेंट फेल हो जाती है ना गवर्नेंस में, अच्छे से गवर्न नहीं कर पाती, तो फिर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कैओस क्रिएट हो जाता है। उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया जाता है मिलिट्री के द्वारा। जैसे थाईलैंड में कू आया, म्यांमार में भी कू आया, तो ऐसी चीज़ें अब ज़्यादा हुई हैं पिछले कुछ सालों में। उसके बाद नेक्स्ट है वीक इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हुए हैं। हमारे देश में भी आरोप लगता है कि जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये सरकार के इशारे पर काम करते हैं और ये अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसा काम इन्हें करना चाहिए उस हिसाब से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए डेमोक्रेसी के वीक होने से संबंधित। अब वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट है अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज के समय में देखो अपोजिशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जिस मजबूती के साथ अपोजिशन को सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए, सड़कों पर उतर के जिस
गति से उन्हें जागरूक करना चाहिए जो सरकार के गलत फैसले हैं। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन देखो होना चाहिए। अपोजिशन ऐसा नहीं कि जो सरकार के जो अच्छे फैसले हैं उनका भी नाम के लिए विरोध कर ले क्योंकि ये सरकार ने लिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार की जो अच्छी पॉलिसीज हैं उनको आप एक्सेप्ट करो, लेकिन जो गलत पॉलिसीज हैं उनके बारे में जनता को जागरूकता फैलाओ। नेक्स्ट है वॉइसेस शुड बी हर्ड। जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन, मतलब जब जुडिशरी देखो संविधान को इंटरप्रेट करती है ना, किसी आर्टिकल को इंटरप्रेट करती है, तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जुडिशरी संविधान को इंटरप्रेट करे। इस चीज़ को कहा जाता है पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेनेसां। संविधान के हिसाब से सभी इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए इंडिपेंडेंट होके। ये दोनों पॉइंट सेम से हैं। संविधान की जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रख के देश की गवर्नेंस चलनी चाहिए। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस। है सरकार भी गुड गवर्नेंस लेके आए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, सरकार में जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। ऐसा नहीं कि कोविड-19 आया, इतनी बड़ी महामारी आई, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई कि तैयारी सरकार ने क्यों नहीं की थी। नेक्स्ट चेक्स ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर। सरकार के जो पावर्स हैं उन पे चेक होना चाहिए। चेक मतलब ऐसा नहीं कि सरकार अंधाधुंध अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे अपने दायरे से बाहर जाके। तो सरकार की पावर्स पे चेक कौन लगा सकता है? जुडिशरी, इसके अलावा मीडिया, इसके अलावा लेजिस्लेचर। चेक्स एंड बैलेंस का कंसेप्ट है, हमने डिटेल से डिस्कस किया था। कब? 25 जनवरी 2019 को हमने ये चेक्स एंड बैलेंस का कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। लास्ट पॉइंट वैसे रह गया सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी आनी चाहिए। जब हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं तो मतलब समाज में जो विभिन्न आइडेंटिटी के जो ग्रुप्स हैं वो आपस में इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करें। जैसे पहले होता था लोअर क्लास अपर क्लास वाला सिस्टम, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी है भी नहीं ज़्यादा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक है, वो भी नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोग एक दूसरे को बराबर ट्रीट करें। तो ये हमने सजेशंस डिस्कस किए। डेमोक्रेसी के कमज़ोर होने से संबंधित। डेमोक्रेसी का देखो मतलब सिर्फ गवर्नेंस से नहीं है, डेमोक्रेसी एक जीने का तरीका भी है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मतलब सिर्फ सरकार नहीं, ये गलती मत करना। डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सोसाइटी भी आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ ए वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक जीने का तरीका भी है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।